ऋषभ अगले दिन ऑफिस जल्दी आ गया था और अपने कैबिन में बैठा फाइलों को देख रहा था। आकाश कहता है, सर क्या हुआ, आज आप इतना परेशान क्यों हैं जबकि टेंडर आपको ही मिला है और सारी मीटिंग भी अच्छे से हो गई है। फिर आज सुबह जल्दी आ गए आप ऑफिस और फाइलों को देखकर परेशान क्यों हैं आप। आकाश, परेशान तो हूँ मैं, पर फाइल और ऑफिस को लेकर नहीं, अशोक चौहान को लेकर। मतलब सर, ये अशोक चौहान कौन है? मुंबई शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सर। अशोक चौहान वही है ना जो टेंडर आपको मिला है कुछ सालों पहले उसे मिला था? हाँ, वही अशोक चौहान। कल ही रात को ऑफिस से लौटते वक्त उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। पर सर, इतने गार्ड और सुरक्षा होने के बाद कैसे उनका किडनैप हो सकता है? वही तो आकाश, सोचने वाली बात है। कोई मिला हुआ होगा तभी ऐसा हुआ है। तो सर, अब क्या होगा? क्या होगा आकाश? वो लोग अशोक को मार देंगे, लेकिन उससे पहले हमें अशोक को ढूंढ निकालना होगा। पर सर, ये तो नामुमकिन है। हाँ, पर कोशिश करना तो पड़ेगा ही सर। पर आप जानते हैं कि उसने कितने किसानों की ज़मीन ली है और उन्हें पूरे पैसे भी नहीं दिए। कितने घोटाले किए हैं उसने, किसी ने सुपारी दे दी होगी उसकी। आकाश, वो काम चौहान का नहीं है, वो किसी और का काम है। बस उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई है और जिसका ये काम है जल्द ही वो इस दुनिया से जाएगा। और अशोक की एक बेटी है। माँ तो पहले ही चल बसी थी, अब उसके पिता को कुछ हो गया तो वो बेसहारा हो जाएगी। तभी ऋषभ का मोबाइल रिंग करता है। ऋषभ का बहुत ही गहरा दोस्त विवेक, उसी का फ़ोन था। ऋषभ फ़ोन रिसीव करता है। हाँ विवेक, बोलो। ऋषभ, आज का अखबार पढ़ा तुमने? हाँ, बस वही बातें आकाश से कर रहा था। पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो सिंगापुर में हो ना? हाँ, अभी सुरेश ने आज का अखबार मेरे मोबाइल पर भेजा था। ऋषभ, ये काम ज़रूर शेखावत का होगा। टेंडर जब अशोक को मिला था तो पहले ही डील हो गई थी, पैसों की शायद। उसके कहे मुताबिक उसे पैसे नहीं मिले होंगे, इसीलिए उसका किडनैप हुआ है। हाँ, यही बात होगी। मेहनत करके इतना आगे बढ़ो और ये कुछ माफिया के लोग हमारी मेहनत की कमाई को हमसे छीन लेना चाहते हैं। ऋषभ, तभी तुम और मैं और कुछ लोग और भी हैं जो दुनिया की नज़रों में माफिया ज़रूर हैं, लेकिन सबका भला करते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम कब सिंगापुर से आ रहे हो विवेक? यार, बस परसों की फ़्लाइट है। बाकी चौहान वाला केस तुझे अकेले ही संभालना होगा, और साथ ही जो मुंबई के कॉलेज में पढ़ रहे मासूम स्टूडेंट को नशीली दवा चुपके से उन्हें बेचा जा रहा है, वो भी संभालना होगा तुझे ही। और मुझे पता है ऋषभ, तुम्हारे ये बाएं हाथ का काम है। ड्रग्स का भी काम लोग खुलेआम कर रहे हैं। हाँ विवेक, उसका पता तो चल गया है और उसे पुलिस के हवाले भी करवा दिया गया है। ठीक है, तो ऋषभ, बाकी का मैं सुरेश और रोहन को सारी डिटेल्स पता करने के लिए कहता हूँ। जैसे ही कुछ पता चलेगा वो तुम्हें खबर करेंगे। ठीक है विवेक। फिर फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटते ही ऋषभ सोच में पड़ जाता है। आकाश कहता है, सर आपके लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ, कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। इधर मानवी और शिखा सुबह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। ऑटो में बैठे शिखा मानवी से कहती है, तो मानवी क्या सोचा है? किस बारे में शिखा? अरे इंदौर शिफ्ट होने के लिए। हाँ शिखा, 2 दिन बाद सैलरी भी मिल जाएगी और फिर मैं चलूँगी तेरे साथ इंदौर। कुछ देर में ही मानवी और शिखा ऑफिस पहुँचते हैं। कैबिन में सर को देख दोनों घबरा जाती हैं। शिखा कहती है, लेट हो गए क्या मानवी? सर आ चुके हैं। नहीं, लेट तो नहीं हुए शिखा, 8 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। हम सही टाइम पर तो आए हैं। फिर मानवी और शिखा अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। फिर मानवी कहती है, चल शिखा, सर से बात कर लेते हैं, यही सही टाइम है। फिर दोनों कैबिन के बाहर दरवाजे को नॉक करती हैं। ऋषभ कहता है, अंदर आ जाओ। शिखा और मानवी कैबिन के अंदर आते हैं तो ऋषभ मानवी को देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। खुद को संभालते हुए ऋषभ कहता है, क्या हुआ, आप दोनों एक साथ? मानवी कहती है, सर वो हम दोनों ये जॉब छोड़ रहे हैं। ऋषभ हैरानी से कहता है, क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है, हम दोनों इंदौर जाने वाले हैं, वही हमारा घर है ना सर। इस मुंबई शहर में हम कुछ सपने पूरे करने आए थे, तो वो पूरे तो नहीं हुए, पर घर से बुलावा ज़रूर आ गया है। शिखा की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो अब हम दोनों को इंदौर वापस लौटना होगा। फिर मानवी शिखा को देखती है जो बड़ी आंखें करके मानवी को ही देख रही थी। ऋषभ मन में ही कहता है, मिस मानवी, आप तो सही से झूठ भी नहीं बोल पाती हैं। ऋषभ फिर कहता है, ठीक है, आप ये जॉब छोड़ सकती हैं, लेकिन मिस मानवी, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोच रहा था कि आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लूँ, पर सर घर वाले अब आगे जॉब नहीं करने देंगे। मिस मानवी, 1 महीने आप और इस कंपनी को दे दीजिए, अभी हमें आपकी ज़रूरत है, बस 1 महीने, उसके बाद फिर आपको नहीं रोकूंगा। मानवी कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है सर। फिर मानवी और शिखा बाहर आते हैं कैबिन से। शिखा कहती है गुस्से में, खुद तो मरोगी ही और मुझे भी सूली पर चढ़वा दोगी। क्या हुआ अब शिखा, तुमने बॉस से झूठ क्यों बोला मानवी कि तुम भी इंदौर में रहती हो, और मेरी झूठी शादी की बात भी कह दी? शिखा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाऊं, बस जो समझ में आया बोल दिया। मैडम, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ऑफिस में जमा है, इसी शहर में पढ़ाई की है तुमने? यार मानवी, बॉस समझ गए होंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ ठीक है, समझने दो, 1 महीने की तो बात है, कौन सा हम हमेशा के लिए उनके सामने रहने वाले हैं? ज़्यादा पूछेंगे तो बोल दूंगी कि समझ में नहीं आया इसीलिए झूठ बोल दिया। अब तो मुस्कुरा दे शिखा, अब तेरा ये सड़ा सा चेहरा देखकर
सर मुझे टेंशन हो रही है। ठीक है, पर मानवी सर ने तुझे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ऑफ़र दिया, समझ नहीं आया? अरे शिखा, ज़्यादा दिमाग मत लगा, देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर शायद सच में सर को ज़रूरत हो मेरी। इधर ऋषभ कैबिन में अपने आकाश को बुलाता है और आकाश से कहता है, आकाश मैं मिस मानवी को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। पर सर क्यों? अगर वो आपके आसपास रही तो आपके बारे में सब जान जाएगी मिस मानवी, और किसी से कह दिया तो? सर आप इतना खतरा क्यों मोल लेते हैं? वैसे भी आपकी जान को भी तो खतरा है। मिस मानवी ऐसा कुछ नहीं करेंगी आकाश, और फिर उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। बस सारे पेपर तैयार करो और मिस मानवी से साइन करवाओ। मिस मानवी शहर से कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। जी सर, जैसी आपकी मर्जी। आकाश मानवी से सारे पेपर साइन करवा लेता है और फिर मानवी से कहता है, एक बार आप सर से मिल लीजिए। मानवी फिर ऋषभ के कैबिन के दरवाजे पर नॉक करती है। ऋषभ कहता है, कम इन। मानवी अंदर जाती है और ऋषभ से कहती है, सर मैंने सारे पेपर साइन कर दिया है। ऋषभ कहता है, ठीक है सर, तो अब मैं जाऊँ? कहाँ जा रही हैं आप मिस मानवी? अब आज से आप मेरे साथ इसी कैबिन में काम करेंगी। वो रहा आपका डेस्क ठीक मेरे बगल में। मानवी अपना डेस्क देखती है। ऋषभ कहता है, फिर मेरे सारे फाइल, सारे मीटिंग, सारे शेड्यूल आज से सब आप ही देखेंगी और मेरी बात भी आपको माननी पड़ेगी। मानवी हाँ में सिर हिला देती है। फिर मानवी कुर्सी पर बैठ जाती है और ऋषभ के सारे काम को समझने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी हो जाता है और ऋषभ तो अपने ही काम में बिजी था। वो लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। मानवी उठती है और ऋषभ से कहती है, सर आप अभी ऑफिस में कुछ देर और रुकने वाले हैं क्या? फिर ऋषभ की नज़र घड़ी पर जाती है तो मानवी से कहता है, नहीं मिस मानवी, मैं अभी घर जा रहा हूँ, आप जा सकती हैं, लेकिन जाने से पहले आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। सर सॉरी, पर मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। ऋषभ हैरानी से कहता है, क्यों फ़ोन नहीं है? ख़राब हो गया है क्या? नहीं सर, वो मैं फ़ोन रखती ही नहीं हूँ। ताज्जुब है मिस मानवी, आज के दौर में सभी के पास फ़ोन है। मानवी मन में ही कहती है, होगा फ़ोन सबके पास सर, क्योंकि सबके पास अपने हैं उनकी खबर लेने के लिए, पर मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मुझे फ़ोन करके मेरी खबर ले। तभी ऋषभ कहता है, मैं हूँ ना। तो मानवी कहती है, सर कुछ कहा आपने? हाँ कहा तो, पर फ़ोन का सुनकर आप अपने ख्यालों में गुम हो गई तो मेरी बात आपने अनसुनी कर दी। फिर मानवी कहती है, सर फ़ोन मैं जल्द ही ले लूँगी और मैं आपको शिखा का नंबर दे देती हूँ, आपको ज़रूरत होगी तो उसके नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। फिर मानवी ऋषभ को शिखा का नंबर दे देती है और फिर ऑफिस की छुट्टी के बाद मानवी शिखा रोड पर खड़े ऑटो का वेट कर रही होती है। मौसम फिर से ख़राब हो चुका था, तेज़ हवाएं चलने लगी थी। शिखा कहती है, चल कुछ देर उस चाय की शॉप पर खड़े हो जाते हैं, ये बारिश कुछ ही देर में बंद हो जाएगी। मानवी कहती है, ठीक है चल। तभी उसके सामने कार आकर रुकती है, बारिश शुरू हो जाती है। ऋषभ अपनी कार की विंडो का शीशा नीचे करता है और मानवी से कहता है, मिस मानवी चलिए आप दोनों को घर ड्रॉप कर देते हैं। आकाश और ड्राइवर दोनों ही ऋषभ को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। यही हाल मानवी और शिखा का भी था। फिर मानवी कहती है, नहीं सर हम दोनों चले जाएंगे, बस अभी ऑटो मिल जाएगी। बारिश तेज हो चुकी थी, मानवी और शिखा दोनों भीग चुके थे, पर ऋषभ की नज़र मानवी पर ही थी। ऋषभ ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, मिस मानवी आप पूरा भीग चुकी हैं, चलिए जल्दी से गाड़ी में बैठिए। तभी आकाश कहता है, प्लीज़ मानवी जी बैठ जाइए। मानवी कहती है, ऋषभ सर हम भीग चुके हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। मानवी, कहा ना तो मान जाइए, वरना फिर मुझे गाड़ी से बाहर आना पड़ेगा और फिर गोद में उठाकर आपको गाड़ी के अंदर बिठाना पड़ेगा, इसीलिए मैं ऐसा कुछ करूं इससे पहले आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। फिर मानवी और शिखा घबराते हुए गाड़ी में बैठ जाती हैं। ऋषभ के पास शिखा बैठती है तो ऋषभ दूसरी तरफ खिड़की साइड पर सिकुड़ कर बैठ जाता है और मानवी भी खिड़की की तरफ मुंह किए बैठ जाती है। मानवी और शिखा दोनों पूरे भीग चुके थे। फिर ऋषभ अपना कोट उतारता है और मानवी के आगे करते हुए ऋषभ कहता है, मिस मानवी ये मेरा कोट पहन लीजिए। मानवी कहती है, नहीं सर इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। कहा ना मानवी कोट पहनिए। मानवी ऋषभ की तेज़ आवाज़ से डर कर ऋषभ के हाथों से कोट लेकर पहन लेती है। आकाश फिर शिखा की तरफ देखता है तो वो भी जल्दी से अपना कोट उतार कर शिखा के आगे कर देता है तो ऋषभ हैरानी से आकाश को देखता है, फिर अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमाकर ऋषभ बैठ जाता है। शिखा आकाश का कोट पहन लेती है और हैरानी से ऋषभ को देखती है जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। आकाश कहता है कि आप दोनों अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। तभी ऋषभ बोल पड़ता है कि एड्रेस ड्राइवर को पता है। तो सभी हैरानी से ऋषभ की तरफ देखते हैं तो ऋषभ हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी ड्राइवर को कैसे पता होगा? मिस मानवी और शिखा आप दोनों अपने घर का एड्रेस ड्राइवर को बता दीजिए। कुछ देर बाद मानवी के घर के सामने गाड़ी रुकती है। मानवी और शिखा गाड़ी से उतरती है और मानवी जैसे ही कोट उतारने जाती है तो ऋषभ कहता है, रहने दीजिए मिस मानवी, कल ये कोट ऑफिस में मुझे दे दीजिएगा। शिखा आकाश की तरफ देखती है तो वो भी इशारों में शिखा को मना कर देता है। फिर ऋषभ मानवी को ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। मानवी और शिखा घर के अंदर आती हैं। कपड़े चेंज करने के बाद शिखा कहती है, मानवी आज सर का अजीब सा बर्ताव था। हाँ शिखा, बहुत अजीब लगा मुझे भी।
और शिखा, कहीं ये सच में खड़ूस तो नहीं है? अजीब सी बातें कर रहे थे। आपको अपनी गोद में उठा लूँगा, फिर गाड़ी में बिठा दूंगा, ऐसे भी कोई कहता है क्या? अब तो डर ही लगा रहेगा जब तक मैं उनके सामने रहूंगी। कैरेक्टर लेस तो नहीं है ना बॉस? मानवी कैसी बातें कर रही है? सर की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत देखी है मैंने। मुझे तो कुछ नहीं बोले, तुमको ही बोले। मुझे तो लगता है मानवी, सर के दिल में तेरे लिए अलग फीलिंग है, वरना पास में मैं उनके बैठी थी, उन्होंने मेरी तरफ एक भी बार नहीं देखा। और मानवी कैसे बेचारे सिकुड़ कर बैठे थे। और तुझे पता है उन्होंने मुझे नहीं, तुम्हें ही कोट क्यों दिया, जबकि मैं उनके पास बैठी थी? पता नहीं शिखा, बड़े लोग हैं, उनके दिल की वो ही जाने। मानवी भीग कर तेरे कपड़े तेरे बदन से चिपक गए थे, जिसमें तेरा जो जीरो फिगर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और सच कहूँ, तुम भीगी हुई बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। और सर की आंखों में साफ पता चल रहा था कि तुम्हें कोई और देखे उन्हें पसंद नहीं है, तभी तो तुम्हें कोट दिया। अच्छा, तो फिर आकाश सर ने भी तुझे इसीलिए कोट दिया होगा ना? पता नहीं, पर यार सच कहूँ, आज आकाश सर मुझे बहुत अच्छे लगे। चल, अच्छा बहुत बातें हो गई, चलो खाने में मेरी हेल्प करवाओ। इधर ऋषभ घर आता है और घर आते ही ऋषभ को एक फ़ोन आता है और वो फ़ौरन आकाश को फ़ोन करता है और कुछ आदमियों के साथ जंगल की तरफ पहुंचने को बोलता है। और घर से बाहर आकर ऋषभ गाड़ी में बैठकर घर से चला जाता है। ऋषभ की मम्मी कहती हैं, आज भी ये खाना नहीं खाएगा। बच्चे अपने माता पिता के कंधों का भार उठा ले और अच्छे से जिम्मेदारी निभा ले तो माँ बाप को जीते जी स्वर्ग नसीब हो जाता है। पर ऋषभ ने जब से बिजनेस संभाला है, मेरी तो दिन ब दिन बस उसकी परवाह होने लगी है। इधर ऋषभ की गाड़ी एक सुनसान जंगल की तरफ रुकती है, जहां आकाश अपने आदमियों के साथ पहले से ही खड़ा हुआ था। ऋषभ गाड़ी से उतरता है और आकाश से कहता है, कहाँ हैं वो लोग? सर, हमने अशोक को तो बचा लिया है, वो गाड़ी में ही सेफ बैठे हैं। और जो कुछ आदमी अशोक को लेकर यहाँ जंगलों में उसे मारने के लिए लेकर आए थे, जिसमें से 2 लोग पकड़े गए हैं और कुछ लोग भाग गए हैं। पर सर, वो दोनों अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं कि किसके कहने पर अशोक को मार रहे थे। ऋषभ गुस्से में कहता है, कहाँ हैं वो दोनों? आकाश फिर ऋषभ को दोनों आदमी के पास लेकर जाता है। ऋषभ उन दोनों आदमियों से पूछता है, बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया? पर दोनों मुंह नहीं खोलते और ऊपर से ऋषभ को ही धमकी देने लगते हैं। तो ऋषभ गुस्से में अपनी जेब से बंदूक निकालकर दोनों को शूट कर देता है। और फिर आकाश से ऋषभ कहता है कि इनकी लाश को ठिकाने लगा दो। और फिर अशोक के साथ गाड़ी में बैठकर उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। अशोक ऋषभ के हाथ पैर जोड़कर उसका शुक्रिया करने लगता है। ऋषभ कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मुझे तो लगा आज मेरा आखिरी दिन है, पर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। सर आप ठीक है ना? और सर आगे से ध्यान रखिएगा, अपने गार्ड्स को अलर्ट रहने को कहिए और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। ऋषभ अशोक को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर आता है और कमरे में आकर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद शावर लेकर ऋषभ बाहर आता है और लोअर टी शर्ट पहनकर बालकनी की तरफ आता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। ना चाहते हुए भी ऋषभ की आंखों के सामने मानवी का चेहरा घूमने लगता है। कुछ देर बाद ऋषभ बिस्तर पर आकर लेट जाता है और मानवी को सोचते सोचते ऋषभ फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह मानवी जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाती है। मानवी के बाल गीले थे और ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, तो मानवी अपने बालों को हाफ क्लेचर लगा लेती है और जल्दी से शिखा के साथ ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में मानवी ऋषभ के कैबिन में अपने डेस्क के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। ऋषभ अभी भी ऑफिस नहीं आया हुआ था, तो मानवी अपने बालों को खोल लेती है और फिर उस कागज़ को देखती है और पढ़ती है। उसमें लिखा था कि उसको क्या करना है क्या नहीं। तभी ऋषभ कैबिन के अंदर आता है, तो मानवी खड़ी हो जाती है और ऋषभ को गुड मॉर्निंग विश करती है और जल्दी से अपने बालों को समेटने लगती है। ऋषभ भी मानवी को गुड मॉर्निंग विश करता है और मानवी से कहता है, बालों को खुले रहने दीजिए, समेटिए मत मानवी जी, खुले बालों में आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। ऋषभ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत अजीब महसूस होता है मानवी को। फिर ऋषभ कहता है, वैसे आप मुझसे पहले आई, खुशी हुई कि आप अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। आपका यही अंदाज आपको अनोखा बनाता है मिस मानवी। मानवी ऋषभ को देखती है और खुद से ही कहती है, आपकी ये बहकी बहकी बातें भी अब मुझे समझ ही नहीं आती और अब तो आपको देखकर मुझे डर भी लगने लगा है। ऋषभ सर, पर क्या करूं, मजबूरी है, पेपर साइन कर दिया है, अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस 1 महीने का वेट है, फिर मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी। ऋषभ मानवी के पास आता है और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, मिस मानवी आप कहाँ खो गई? मानवी होश में आती है और कहती है, कहीं नहीं सर आधे घंटे बाद आपकी मीटिंग है, फिर दोपहर में आपका लंच टाइम है, उसके बाद आपका कॉफ़ी टाइम। आज का सर यही शेड्यूल है आपका। ठीक है, कल का भी शेड्यूल बना लो। कल मेरी 2 मीटिंग सुबह सेट करो और मिस्टर अशोक चौहान के साथ दोपहर का लंच फिक्स करो। और हाँ, 3 बजे के बाद कोई काम नहीं है। और मिस मानवी, कल मेरे पापा का बर्थडे है, तो कल आप सुबह मेरे घर आ जाइएगा। कल मीटिंग वहीं पर सारी होगी और दोपहर का लंच भी। पर सर, परवर कुछ नहीं। मिस मानवी, जैसा कहा है वैसा आपको करना पड़ेगा।
ठीक है सर कहकर फिर मानवी फाइल बंद करके रख देती है। ऋषभ कहता है, मिस मानवी आप मेरे लिए विदाउट शुगर वाली कॉफ़ी लेते आइए, और हाँ अगर आप भी कॉफ़ी पीती हैं तो चलिए साथ में बैठकर पीते हैं। जी सर। फिर मानवी ऋषभ के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और साथ बैठकर पीने लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद मानवी अपने कामों में लग जाती है। सुबह से दोपहर हुई, लंच टाइम भी हो गया। मानवी ऋषभ के घर से लंच वहीं रखे टेबल पर प्लेट में निकाल कर रखती है और कहती है, सर आप लंच कर लीजिए। कहकर जैसे ही मानवी जाने लगती है तो ऋषभ कहता है, मानवी आप आज मेरे साथ बैठकर लंच कीजिए ना। मानवी डर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, हे भगवान अब कैसे सर को मना करूं। तभी आकाश अंदर आता है और कहता है, ऋषभ सर आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मानवी ये सुन कहती है, आप लोग बातें करिए मैं भी आई। फिर मानवी जल्दी से कैबिन से बाहर निकल जाती है। कुछ देर लंच के बाद मानवी कैबिन के अंदर आती है तो ऋषभ कहता है, सुबह से देख रहा हूँ मिस मानवी आप दूर भागने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा क्या हुआ है। मानवी लड़खड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं सर। तो फिर लंच साथ करने से मना क्यों कर दिया मिस मानवी। सर कल पक्का आपके साथ लंच करूंगी। ठीक है। फिर ऋषभ टेबल से मोबाइल उठाता है और मानवी से कहता है, ये आपके लिए न्यू मोबाइल, इसमें सिम लगा है, अपना नंबर भी सेफ मैंने इसमें कर दिया है। पर सर इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं लेने ही वाली थी मोबाइल। मानवी मैंने ले लिया मोबाइल, कोई दिक्कत है आपको। नहीं सर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है सर थैंक यू। फिर मानवी अपने डेस्क की तरफ जाती है और कुर्सी पर बैठकर अपने काम में दोबारा से लग जाती है और ऋषभ मानवी को ही घूरे जा रहा था। मानवी को महसूस होता है कि ऋषभ उसे ही देख रहा था, पर वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। तभी ऋषभ का मोबाइल रिंग करता है और ऋषभ फ़ोन रिसीव करता है। कुछ देर बात करने के बाद ऋषभ फ़ोन रख देता है और मानवी से कहता है, मिस मानवी मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ, बाकी कल आप के घर मॉर्निंग में ड्राइवर पहुंच जाएगा तो आप घर आ जाइएगा, और आज आपकी छुट्टी। मानवी हाँ में सिर हिला देती है। ऋषभ फिर वहां से चला जाता है। ऋषभ के जाते ही मानवी चैन की सांस लेती है और जल्दी से शिखा के पास जाती है और शिखा से कहती है, चल सर गए। शिखा कहती है, हाँ पता है, पर तू इतना खुश क्यों है। क्या बताऊँ यार, मुझे तो अब इस ऑफिस में घुटन सी महसूस होती है, जब देखो ऋषभ सर बोलते हैं और घूरते ही रहते हैं मुझे। अच्छा चल अच्छे से कॉफ़ी पीते हैं, सर के साथ बिना चीनी की कॉफ़ी पीकर मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। मानवी ऑफिस की कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी हो जाती है। वो शिखा से कहती है, अभी तक ये ऑफिस कितना अच्छा लग रहा था, पर यार शिखा अब ये जेल लगता है। जल्दी से 1 महीने पूरे हो, वरना ये खड़ूस की बातें और घूरना तो मेरी जान ही निकाल देगा। जब देखो ऑर्डर ही देते रहते हैं। मेरी मीटिंग सेट करो, शेड्यूल अच्छे से बनाओ, मेरे साथ लंच करो, मेरी गाड़ी में बैठो, और बिना शक्कर की कॉफ़ी कैसे पीते हैं यार, छी इतनी कड़वी। वैसे कड़वे इंसान को कड़वी ही कॉफ़ी पसंद आती है, पागल कहीं के। शिखा चुपचाप खड़ी बस मानवी को ही देख रही थी। ऐसे क्या देख रही है, भूत देख लिया क्या। मानवी को एहसास ही नहीं होता कि ऋषभ मानवी के पीछे खड़ा मानवी की बातें सुन रहा था। मानवी जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो ऋषभ को देखकर मानवी लड़खड़ाती है, तो ऋषभ जल्दी से मानवी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब लाता है। ऋषभ के ऐसे छूने से न जाने क्यों मानवी को बुरा नहीं लगता, उसका दिल बहुत फास्ट से धड़कने लगता है। ऋषभ कहता है, मिस मानवी तो ये सोचती हैं आप मेरे बारे में। मानवी लड़खड़ाते हुए कहती है, सर वो। मानवी अब आप तो चुप ही रहिए, चलिए मेरे साथ। कहाँ। आप और शिखा, घर छोड़ देता हूँ आप दोनों को। मानवी बेचारी ऋषभ के सामने बस हाँ में सिर हिला देती है। फिर शिखा और मानवी ऋषभ के पीछे आते हैं और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं।